वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत 1944 में वर्ल्ड वार 2 की एंडिंग से होती है, जहां जंगल में कुछ अमेरिकन फौजी सो रहे थे। इन फौजियों में से एक फौजी क्रिस को एक नाइटमेयर आता है, जिसकी वजह से डर कर उसकी आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि सामने दरख्त पर कोई है जो उसे ही देख रहा है। क्रिस उसे देखकर डर जाता है। दरख्त पर बैठा आदमी उसे अपनी गन से शूट करने वाला था। ये देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन कुछ वक्त गुजर जाता है, उसे गोली नहीं लगती। वो आंखें खोलता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। अगली सुबह उनका ग्रुप आउटपोस्ट की तरफ जाता है। वहां जाते हुए इन लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इस वजह से वो फौरन छुप जाते हैं। वहां उनके दुश्मनों की जीप थी, जिसे वो ब्लास्ट करके उनके पास जाते हैं और बचे हुए सोल्जर्स को मारने लगते हैं। क्रिस के साथी एक जख्मी सोल्जर के जबड़ों से सोने का दान निकाल लेते हैं। फिर वो उनका मैप लेकर उनकी पोस्ट का पता लगाते हैं। यहाँ क्रिस का एक साथी बूजी एक जर्मन फौजी को बिल्कुल ठीक देखता है, यानी उसे इस ब्लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसे फाइट करने का चैलेंज करता है। वो फौजी क्रिस के साथियों से ज्यादा ताकतवर लग रहा था, क्योंकि वो बूजी को फाइट में टफ टाइम दे रहा था। इसलिए क्रिस उस सोल्जर को शूट कर देता है और पीछे से वो इन सोल्जर्स की चीजें भी ले लेते हैं। अब वो आगे चलना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि आगे से कोई आ रहा है। वो जल्दी से पोजीशन लेकर नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें सामने सर्वाइवर्स का एक ग्रुप नजर आता है, जिनमें एक औरत अपने बच्चे को उठाई जा रही होती है, लेकिन उनके पास सर्दी से बचने को कुछ भी नहीं था। क्रिस उसको दूसरे ग्रुप से लिया हुआ कोड देता है, साथ में जर्मन फौजियों से लूटे हुए गोल्ड टीथ भी, ताकि आगे कठिन हालात में उनका सर्वाइव करना आसान हो जाए। न्यू पोस्ट पर जाते हुए वो जंगल में से गुजरते हैं। क्रिस उन्हें बताता है कि जिस पोस्ट में वो अब जा रहे हैं, असल में वो एक कैसल है जिसकी हमने प्रोटेक्शन करनी है। जब वो कैसल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गार्ड सोया हुआ है। जैसे ही वो दूसरे ग्रुप को वहां आते हुए देखता है, तो वो जल्दी से उठकर अपने ग्रुप को बताता है कि वो अब जा सकते हैं। तो वो सारे जल्दी जल्दी वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। क्रिस हैरान होता है कि वो यहाँ से निकलने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, हालांकि ये तो बड़ी सेफ जगह थी। तो इस ग्रुप का कमांडर क्रिस को बताता है कि इस जगह पर कुछ ऐसा है जो उन्हें इसे छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। बूजी उन्हें कहता है कि तुम प्लीज जाते हुए अपने रेडियो यहीं छोड़ जाओ। अगले सीन में हम इन सोल्जर्स को किचन में खाना बनाते हुए देखते हैं। इस दौरान क्रिस और बूजी कैसल का विजिट करने लग जाते हैं। बूजी को विजिट के दौरान एक पियानो मिलता है और वो उसे बजाने लग जाता है। इस पियानो की आवाज घर के हर सुनसान कोने तक पहुंच जाती है। क्रिस को एक कमरे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो उसे फॉलो करते हुए खाली कमरे तक जा पहुंचता है, जहां जगह जगह फर्श पर बर्निंग स्पॉट थे। इधर बूजी को भी महसूस होता है कि वॉशरूम में कोई है। वो उसके डोर को खोलने की कोशिश करता है, तो वो डोर उसे लॉक मिलता है। वो जैसे ही वापस जाता है तो वो डोर अपने आप ही खुल जाता है। इस सब के बाद सब सोल्जर्स मिलकर खाना खाने बैठते हैं। तभी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो सब अपने अपने हथियार उठाकर इन आवाजों का पता चलाने के लिए उठते हैं। बूजी सेकंड फ्लोर पर जाकर हर जगह चेक करता है, लेकिन क्रिस को वो आवाज अपने आप से आ रही थी। वो जैसे जैसे इस आवाज की तरफ जाते हैं तो वो एक रूम में पहुंचता है, जहां हर चीज कवर्ड थी, और अब उनको आवाज एक दूसरी डायरेक्शन से फील हो रही थी, जहां एक और डोर था। जैसे ही वो इस डोर के पास जाते हैं, वो अपने आप ही खुल जाता है। वो कमरे में एंटर होकर जैसे ही कर्टन हटाते हैं तो सामने खिड़की के पीछे एक लटकी हुई लाश नजर आती है। हवा का एक झोंका आता है और इस खिड़की के कर्टन पीछे हटते हैं तो इस लटकी लाश का रिफ्लेक्शन भी गायब हो जाता है। रात को वो बैठकर एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुना रहे होते हैं। इनमें से एक सोल्जर अपनी टेलीस्कोप से बाहर कैसल की तरफ नजर रख रहा था। इनमें से एक सोल्जर बताता है कि उसे नीचे बेसमेंट से एक 18 साल बच्ची का जर्नल मिला है, जो शायद इसी घर में रहा करती थी। उन्हें फिर से वो आवाजें आने लगती हैं। क्रिस कहता है कि ये आवाजें मोर्स कोड जैसी लग रही हैं, जिसको बूजी डिकोड करता है और बताता है कि इसका मतलब है आई हैव नो लेग्स, और अचानक से वो आवाजें आना बंद हो जाती हैं। इनमें से कहता है कि हमें अटैक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां से हम किसी के भी आने का पता लगा सकते हैं। वहां पहुंचकर वो सोल्जर जिसे बच्ची का जर्नल मिला था, वो उसे खोलकर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर से सारे अल्फाज मिट जाते हैं और सामने उसे एक फोटो दिखती है, और उसके बाद कैंडल बुझ जाती है। जब वो अपने लाइटर से कैंडल को वापस जलाता है तो इस फोटो में जो फैमिली होती है वो गायब हो जाती है, और जहां अटैक की विंडो में राइफल लिए खड़े फौजी को अपने पीछे से कोई गुजरते हुए महसूस होता है, जिसे वो इग्नोर कर देता है। जैसे ही वो बाहर चीजों पर फोकस करके देख रहा होता है तो उसे एक लड़की की डेड बॉडी हैंग हुई नजर आती है। जैसे ही वो दोबारा उस जगह देखता है तो वो डेड बॉडी गायब हो चुकी होती है। वो फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक गोस्ट लड़का उसके टेलीस्कोप के सामने आ जाता है। इससे वो काफी डर जाता है। उसकी अगली सुबह हम क्रिस, बूजी और उसके दोस्त को बालकोनी में बैठे देखते हैं, जहां वो उस पर बहस कर रहे थे कि वो ट्रूप इतनी जल्दी क्यों चले गए, और साथ साथ अजीब आवाजें, लड़की की लाश और बाकी डराने वाली चीजें। तभी वहां दूसरा सोल्जर आता है जिसने वो गोस्ट लड़का देखा था। वो बताता है कि वो सोल्जर्स इन चीजों से डर कर नहीं भागे, बल्कि कुछ घंटों तक 50 जर्मन सोल्जर्स यहाँ अटैक करने वाले हैं।
इससे घबरा कर एक सोल्जर कहता है कि हमें उनके गुजरने तक पास ही जंगल में जाकर छुप जाना चाहिए। क्रिस इनकार कर देता है और कहता है कि हमें इनका मुकाबला करते हुए इस कैसल की हिफाजत करनी चाहिए। इस काम के लिए जब वो एटेक में जाते हैं तो उन्हें पेंटाग्राम नजर आता है। एक सोल्जर कहता है कि किसी ने इस घर में रहने वालों को जादू की मदद से मारा था। इसके बाद वो अपनी बातों को छोड़कर अपना काम शुरू कर देते हैं। जब वो कबर्ड को मूव करने के दौरान पेंटाग्राम को टच करते हैं तो कबर्ड का डोर खुद ब खुद ही बंद हो जाता है और एक सोल्जर का हाथ उसमें आ जाता है और उसके हाथ की सारी अंगुलियां टूट जाती हैं। साथ ही दूसरा सोल्जर कबर्ड के शीशे में उसी लड़की की लटकी हुई लाश देखता है जो उनको बार बार नजर आ रही थी, लेकिन पीछे देखने पर उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बाद हम इस ग्रुप को एक दफा फिर एक जगह इकट्ठा देखते हैं। वो रेडियो पर कमांड ले रहे होते हैं। इस दौरान उन्हें रेडियो में से अजीब लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि मैं आ रही हूँ। इससे उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये कैसल हॉन्टेड है। एक सोल्जर कहता है कि हमें जर्मन सोल्जर्स के आने से पहले ही इस कैसल से चले जाना चाहिए। इसी दौरान फायर पैलेस से दोबारा आवाजें आने लगती हैं जिन्हें डीकोड करते हुए बूजी अभी बस इतना ही लिख पाता है, इफ यू लीव, यानी तुम अगर यहाँ से गए। उसके बाद कोई जादुई ताकत उसके हाथ को कंट्रोल कर लेती है और पेज पर लिखा जाता है, यू विल डाई, यानी तुम मर जाओगे। रात में सारे फौजी जर्मन फौजियों से लड़ने को रेडी थे। 2 लोग एटेक में थे और बाकी सोल्जर एंट्रेंस के करीब छुपे हुए थे। जैसे ही जर्मन सोल्जर वहां पर पहुंचते हैं तो एटेक से सोल्जर बाकी सोल्जर को उनके आने की खबर देते हैं। जर्मन फौजी जल्दी से अपने ट्रक से अटैक करने के लिए उतरते हैं, लेकिन उनको वहां सारे डोर और विंडोज लॉक मिलती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है। जैसे ही वो जाने लगते हैं तो कैसल के अंदर से उन्हें जोरदार आवाज सुनाई देती है। अब सारे फौजी वापस हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और कैसल की खिड़की तोड़कर एक फौजी बम अंदर फेंक देता है, जिस पर बूजी छलांग लगाकर लेट जाता है। अब सारे जर्मन सोल्जर्स अंदर आने लगते हैं। यहाँ क्रिस जर्मन सोल्जर को शूट कर रहा था। बाकी जर्मन फौजी जब अंदर आने लगते हैं तो क्रिस जल्दी से भागकर बेसमेंट में छुपने के लिए चला जाता है। इस दौरान एक दूसरा सोल्जर स्टडी रूम में छुपा हुआ है और अपने पीछे किसी को चलता हुआ महसूस करता है और जैसे ही वो उसे मारने के लिए पोजीशन लेता है तो वहां कोई फौजी नहीं था बल्कि एक गोश्त लड़का था और वो सोल्जर उसे देखते ही जल जाता है। उसके बाद एक जर्मन फौजी को अपनी डेड बॉडी क्रिस की बॉडी के पास मिलती है। जब वो क्रिस की बॉडी को हाथ लगाता है तो क्रिस की बॉडी उस पर अटैक करके उसे मार देती है और ये चीज 2 और लोग भी देखते हैं। क्रिस के ग्रुप में से एक वॉशरूम में छुपा हुआ था जहां उसे छोटे छोटे बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थी और जब वो गन सीधी करके बाहर आता है तो कोई इनविजिबल पावर उसे बाथ टब में पकड़कर डुबो रही होती है। यहाँ एटेक में खड़े फौजी को भी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जहां देखने पर उसे एक जर्मन फौजी की डेड बॉडी हैंग हुई नजर आती है। अगली सुबह जब जंग खत्म होती है तो हम बूजी की बॉडी को देखते हैं जो पूरी तरह जल चुका है। तब क्रिस एक सोल्जर को कहता है कि उसे मार्फिन देकर मार दिया जाए। क्रिस बाहर जाकर जर्मन ट्रूप्स की डेड बॉडी को देखता है जो कि काफी बुरी हालत में थी। उनमें से बहुत से लोगों को तो गोश्त ने मारा था। उसके बाद वो वहां नजर आने वाली चीजों और गोश्त के बारे में बात कर रहे थे। एक सोल्जर कहता है कि लगता है कि इस कैसल की फैमिली के साथ जर्मन सोल्जर्स ने कुछ बहुत बुरा किया था। इस जर्नल से उसे पता चला था कि इस फैमिली के फादर को स्टडी रूम में जिंदा ही जला दिया गया था। उनके बेटे को बाथ टब में डुबो दिया था। बेटी को एटिक में हैंग कर दिया गया था, जिसकी डेड बॉडी को वो बार बार देख रहे थे। उनकी डेड बॉडीज को दफनाया नहीं था, इसलिए उनकी रूहें भूत बन गई हैं और अब वो उन्हें दफनाने की बात करते हैं। एक सोल्जर बूजी को चेक करता है कि वो जिंदा है तो वो उससे गोश्त के बारे में पूछ सके। तभी बूजी एकदम से उठकर एकदम से क्रिस को पकड़ लेता है और कहता है कि याद करो, और ये कहते ही वो मर जाता है। अब क्रिस और उसके साथी बेसमेंट में थे ताकि उन्हें कोई और क्लू मिल जाए। तब उन्हें वहां एक और जर्नल मिल जाता है, लेकिन वो बिल्कुल खाली था। वापस कैसल के हाल में आने के बाद वो कैसल को छोड़ने की बात करते हैं। तभी क्रिस कहता है कि हमें उनकी डेड बॉडीज को दफन करना चाहिए। तो अचानक उसके हाथ में पकड़े जर्नल में राइटिंग आ जाती है। वो उसे पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका साथी यूजेन उसके हाथ से जर्नल छीन लेता है और कहता है कि पहले हमारा यहाँ से बाहर जाना इंपॉर्टेंट है। वो बूजी की डेड बॉडी को बाहर दफन करने के बाद वहां से वापस चले जाते हैं। वापसी में उन्हें वही सर्वाइवर्स मिले जो उन्हें यहाँ आते हुए मिले थे और एक एम्बुलेंस भी नजर आती है। वहां पर उन्हें रात हो जाती है और अब वो उसी जंगल में लेटे हैं जहां से उन्होंने ये सफर शुरू किया था। उसके बाद वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें जमीन पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। वो वहां से निकलते हैं तो उन्हें दोबारा रास्ते में वही एम्बुलेंस नजर आती है जो उन्हें कैसल से निकलते हुए मिली थी। यहाँ से चलते हुए वो दोबारा कैसल पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं। जब वो जर्नल को पढ़कर इस जंगल में मिली लिखाई को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक मुस्लिम कर्स है, जिससे जब कोई बुराई को बढ़ने देगा तो वो बुराई उसके पीछे पड़ जाएगी और वो जहां भी जाएंगे वापस इसी कैसल में आ जाएंगे। और अब क्रिस इन भूतों से बात करने का फैसला करता है। वो एक पाउडर जमीन पर डाल देता है। जैसे जैसे भूत इन पाउडर पर चलते हैं उनके पांव के निशान वहां आ जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो क्रिस की तरफ बढ़े हैं।
फिर वो गोश्त क्रिस को उठाकर बाहर ले जाते हैं। दूसरे गोश्त की तरफ गोलियां चलाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो क्रिस को भूत से बचाकर दूसरे घर ले आते हैं जहां उनके साथ और भी अजीब होता है। सारी डेड बॉडीज उन्हें वहां मिल जाती हैं और अब सारी डेड बॉडीज उठाकर बूजी की कब्र के साथ ही दफना देते हैं। जहां फादर को दफनाते हुए जर्नल की राइटिंग चेंज हो जाती है जहां लिखा आता है कि ये फैमिली जर्मन नहीं बल्कि अफगानी थी जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर नॉन मुस्लिम्स की जान बचाई। अब वो दोबारा कैसल के अंदर जाते हैं। वो दोबारा से वहां कोई क्लू ढूंढने आते हैं और अब दोबारा उन्हें जर्नल में कुछ चेंज मिलता है कि इनकी बॉडीज को दफनाने से इनकी पावर्स और बढ़ जाएंगी और साथ ही वहां की लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं क्योंकि इनमें से एक आदमी इस रिचुअल पेंटाग्राम में बैठ गया था और उसे वहां गोश्त नजर आने लगते हैं। वो सारे फौजियों पर हमला कर देते हैं। वो फौजी अपनी गन से उन पर अटैक करते हैं। इसी दौरान बूजी की डेड बॉडी उन्हें बताती है कि ये असल नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। ऊपर एक गोश्त क्रिस को मिरर के पास लेकर जाती है, उससे कुछ याद करने के लिए कहती है और अब क्रिस की प्रेजेंट में आंख खुलती है जहां वो एक फैसिलिटी में है। वो देखता है कि उसकी टांगें नहीं हैं। डॉक्टर उसे हौसला देते हैं कि उसे सब याद आ जाएगा। यहाँ उसे याद आता है कि वो अमेरिकन नहीं बल्कि अफगानी सोल्जर था जिसने एक अमेरिकन डॉक्टर को बचाया था। अब वो एक घर में आते हैं और घर के लोगों को कहते हैं कि अब वो एक दीवार के पीछे छुप जाएं। यहाँ उनके साथ अमेरिकन डॉक्टर भी था। अब वहाँ दूसरे सोल्जर आ जाते हैं। वो फादर को जला देते हैं, बेटी को फांसी दे देते हैं और बेटे को भी मार देते हैं। क्रिस हाल में वापस आता है और एक डॉक्टर उसे बताता है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के यूज से उसके दिमाग को वर्ल्ड वार 2 के एक सीन में भेजा था जहां उन्हें ये गोश्त नजर आ रहे थे। तब उन्हें ये गोश्त फैसिलिटी में भी नजर आने लगते हैं। क्रिस डॉक्टर से सिस्टम को रीस्टार्ट करने को कहता है ताकि वो वापस कैसल में चला जाए और इन सब चीजों को खत्म कर सके। और अब क्रिस दोबारा उसी जंगल में उसी नाइटमेयर में जाता है जहां से ये मूवी स्टार्ट हुई थी और अब वो दरख्त पर बैठे आदमी से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तो यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।